हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश पेडागॉजी फॉर पेपर 1 एंड 2 का लेक्चर नंबर 9 देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है रेमीडियल टीचिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। रेमीडियल टीचिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज जो कि आपके सिलेबस में लास्ट टॉपिक है ये रेमीडियल टीचिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। यदि आपने कल का सेशन अटेंड किया है तो मैंने आप लोगों को बताया है कि हमने कौन कौन सा पोर्शन कवर कर लिया है और कौन कौन सा हमारा बचा है। ठीक है, तो कल हमने TLM किया था, आज हम रेमीडियल टीचिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में क्लास यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। साथ में जो MCQ क्वेश्चंस रहते हैं उनके आंसर्स भी आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्लास की बहुत आवश्यकता है और ये क्लासेस आपको यदि अवेलेबल करवाई जा रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा क्लासेस को। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम देखने जा रहे हैं रेमीडियल टीचिंग। यदि हम रेमीडियल टीचिंग की बात करते हैं तो उपचारात्मक शिक्षण, इसको यदि हम हिंदी में देखें तो इसका अर्थ क्या निकल करके आएगा? उपचारात्मक शिक्षण। अब ये बताइए, उपचार की आवश्यकता किसको होती है? उपचार की आवश्यकता एकदम सामान्यतया यदि हम सामान्य भाषा में देखें तो उसमें बताइए बस केवल कि उपचार की आवश्यकता किसको होती है। तो उपचार की आवश्यकता किसको होती है? जिसे कुछ डिफेक्ट है। कुछ डिफेक्ट है मतलब कि कोई अस्वस्थ है, किसी को कुछ चीज़ें, कुछ दिक्कत है, परेशानी है, उसी को उपचार की आवश्यकता है कि नहीं? कुछ दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है तो उपचार चाहिए। अदरवाइज हेल्दी पर्सन को चाहिए, स्वस्थ को भी उपचार चाहिए क्या? नहीं चाहिए। ठीक है, मानते हैं ना, सहमत हैं क्या मेरी इस बात से? उपचार किसको चाहिए रहता है? जिसको किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ है उसको उपचार चाहिए। अदरवाइज तो सब कुछ बढ़िया है, क्लियर है। तो उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है? तो उपचारात्मक शिक्षण की यदि हम बात करें तो आइए हम अब एग्जैक्टली जो इसका मीनिंग होता है उसको देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आएगा। लेकिन मुझे लगता है ये जो मैंने कहा वो चीज़ आप लोगों को बस ध्यान में रखना, बातें सब अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगी। अब ध्यान से सुनिए। रेमीडियल टीचिंग इज द टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल वर्क carried out to provide remedial measures to help the pupil to get rid of their common or specific weaknesses. It is additional help to pupils who have fallen behind the rest of the class in the subject. ये क्या है? एक प्रकार की एडिशनल हेल्प है। एडिशनल हेल्प है मतलब कि एक्स्ट्रा मदद की जा रही है किसकी? ऐसे बच्चों की जो कि अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा पीछे हैं। किसी विषय में जब कोई विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा किसी विषय में जब कोई विद्यार्थी पीछे है तो ये एक प्रकार का एक्स्ट्रा मदद किया जाता है, एडिशनल हेल्प किया जाता है। किस के जरिए? तो रेमीडियल टीचिंग के जरिए। रेमीडियल टीचिंग आखिरकार है क्या? तो ये है उपदेशात्मक कार्य या शिक्षण, जो कि क्या करता है? जो कि रेमीडियल मेजर्स को कैरी करता है, जिससे बच्चे क्या कर सकें? अपनी जो सामान्य या विशेषताएं, जो कमजोरी, जो वीकनेस है उसको दूर कर सकें। अब एक साथ बोलो, रेमीडियल टीचिंग इज द टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल वर्क कैरिड आउट to provide remedial measures to help the pupil to get rid of their common or specific weakness. ये एक प्रकार का उपदेशात्मक कार्य या शिक्षण है जो कि विद्यार्थियों की मदद के लिए है, जिससे विद्यार्थी अपने सामान्य या विशिष्ट कमजोरी को दूर कर सकें। क्लियर है? बातें समझ में आई आप लोगों को? आगे बढ़ें।
कहीं पे भी डाउट आए बिल्कुल जरूर पूछिए। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या है। कारण क्या है, क्यों बच्चा पीछे रह जाता है, क्यों उसे उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, क्यों उसको रेमीडियल टीचिंग देनी पड़ती है, क्यों उसको एक्स्ट्रा हेल्प करना पड़ता है। कारण क्या है, रीजंस क्या है। पुअर मेमोरी, याद नहीं हो रहा हमें, क्या करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम है ना बताने के लिए। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है बच्चे में। पुअर कॉम्प्रिहेंसिव पावर, समझ में नहीं आ रहा, हम इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं, जो लिखा है हमें समझ में नहीं आ रहा, क्या करें हम। यहाँ पे याद नहीं हुआ, यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे। पुअर कॉम्प्रिहेंसिव पावर है। वीक इन अटेंशन, ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा, क्या करें हम। ध्यान केंद्रित, कितना भी ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं नहीं हो रहा है। ठीक, फिर क्या है, लैक ऑफ क्रिएटिवनेस, रचनात्मकता नहीं है हम में, क्या करें। फियर ऑफ सब्जेक्ट, ये विषय से ना बड़ा डर लगता है, इंग्लिश ना हमारे बस का नहीं है, होता नहीं अपने से, ये विषय हमारे डर लगता है, नंबर ही नहीं आते, ऐसा लगता है क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आता मीनिंग, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, लिखो कुछ लिखा कुछ जाता है। इफेक्ट बोल रहे हैं तो भी तब समझ में नहीं आता, इफेक्ट बोल रहे हैं समझ में नहीं आता, क्या लिखना है, इफेक्ट लिखना है, इफेक्ट लिखना है, समझ में नहीं आता, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब समझ में, हमको तो आज तक अंतर ही नहीं समझ में आया, ऐसा लगता है ई और ए में अंतर क्या समझ में नहीं आया वहां पे। रीडिंग प्रॉब्लम, पढ़ नहीं पा रहे हम, पढ़ नहीं पा रहे हैं। वीक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्व ही नहीं हो रहा है ये सब क्या है, ये है समस्याएं, क्या है, समस्याएं हैं। तब जाकर के किसकी आवश्यकता पड़ी, उपचार की आवश्यकता पड़ी। क्लियर है, ये समस्याएं हैं बच्चों के साथ में जो होती हैं। बच्चों को क्यों एक्स्ट्रा मदद की आवश्यकता पड़ी शिक्षकों के द्वारा, क्यों शिक्षक उनकी एक्स्ट्रा मदद करने के लिए आगे आए, क्योंकि बच्चों के साथ में ये सामान्यतः ये चीजें देखी गई हैं। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को। इनमें से जो भी पॉइंट यदि आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि रीजंस क्या है रेमीडियल टीचिंग के, ठीक, तो ये रीजंस आप लोगों को बताने हैं कि क्यों रेमीडियल टीचिंग देने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, फिर रेमीडियल टीचिंग के उद्देश्य क्या है, क्यों हम दे रहे हैं। एनहांस लर्निंग इंटरेस्ट, जिससे बच्चों में पढ़ने का इंटरेस्ट जगे। एनहांस लर्निंग इंटरेस्ट, बच्चों में पढ़ने की इंटरेस्ट जगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ना मुझे ना समझ में नहीं आता, लेकिन आपने बताया ना मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया, अब ना ये सब्जेक्ट ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ज़रूर मैं सॉल्व करूँगा, सॉल्व करूँगी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फिर रिमूव प्रॉब्लम रिगार्डिंग लैंग्वेज, ये भाषा मुझे अच्छी नहीं लगती, इंग्लिश मुझे अच्छी नहीं लगती भाषा, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ाएंगे, सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। उद्देश्य की पूर्ति हो गई, समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है, अब इजी लगने लग गया लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक, बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, क्यों नहीं होगा मुझसे, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा, मुझसे ही तो होगा, मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा। जब मुझसे ही होगा, जब सेल्फ पॉजिटिव एटीट्यूड, डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हमें क्या करना, हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है। क्या करना, हमारी दृष्टिकोण क्या होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, ये वास्तविकता है, ये आप मानिए। ठीक है, ये आपको मानना है, हमारी सोच क्या होनी चाहिए, किसी भी चीज को लेकर के सकारात्मक होनी चाहिए। आपको कभी वो चीज लाइफ में सोचनी ही नहीं है, बोलना ही नहीं, जो आप चाहते नहीं हो अपनी लाइफ में, आपको बोलना नहीं है। एक बात बिल्कुल अपनी लाइफ में एकदम ये गांठ बांध लो, सेशन देख रहे हो, आज से एकदम बिल्कुल ये चीज होना चाहिए, मैं अपनी लाइफ में ये चीज नहीं चाहता, मैं ये चीज ना बोलूंगा ना सोचूंगा। आपको ऑटोमेटिकली अरे मुझसे तो एग्जाम क्लियर ही नहीं हो रहा, मैंने इतना अटेम्प्ट दे दिया, ये दे दिया, वो कर दिया, जो बीता सो बीता, आज की बात करो, आज की बात करो, होगा कैसे नहीं होगा, पढ़ूंगा तो क्यों नहीं, मेहनत करूंगा। मेहनत, जब संसार में मेहनत से ही सब कुछ मिलती है तो क्यों नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा, मुझे भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। बस आपकी एटीट्यूड क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। आत्मविश्वास ऑटोमेटिकली जगेगा, किसी को जगाना नहीं पड़ेगा, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा कि अरे मोटिवेशन नहीं आ रहा है, क्या करें, मोटिवेशनल वीडियो चलो सुनते हैं, है ना,
तो मोटिवेशनल वीडियो आपको एक दिन 2 दिन का आत्मविश्वास देगा, हाँ बिल्कुल एकदम फाड़ के रख देंगे पेपर चाहे जो भी है, नहीं फटेगा आपसे, है ना, नहीं निकलेगा। फिर मोटिवेशन कहाँ से आना है? अंदर से आना चाहिए। आपको जो चाहिए वो सोचना है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। साथ में बोलो, मुझको जो चाहिए मैं वो सोचूंगा या सोचूंगी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचूंगा, ना मैं बोलूंगी ना बोलूंगा। ठीक है, सेशन देख रहे हो, ये चीज को बिल्कुल ध्यान में, ये केवल आप ही पढ़ नहीं रहे हो, आपकी लाइफ में उतार रहे हो। ठीक, आगे बढ़े। तो उपदेशात्मक शिक्षण का एक और उद्देश्य क्या हुआ? बच्चों में आत्मविश्वास जगा दो। जगा कि नहीं जगा? फिर उसके बाद डेवलप इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल स्किल, कौशल का विकास करना है, चाहे वो इंटरपर्सनल हो चाहे वो अपने आप में आत्म कौशल को भी विकसित करना है, साथ में बिल्कुल दिखना चाहिए आपके कौशल वो। ठीक है, फिर एनहांस मोटिवेशन, मोटिवेशन एनहांस कर दो बच्चों में। रेमेडियल टीचिंग क्या? बिल्कुल मोटिवेशन को बढ़ा दो। आज मतलब कि मोटिवेशन कल यहाँ पे था, मोटिवेशन यहाँ पे होना चाहिए आपका। ठीक है, कैसे नहीं, कितना दिन बचा है? 6 दिन बचा है, बिल्कुल बिल्कुल निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा मेरा पेपर? डेफिनेटली निकलेगा। पढ़ूंगा तो निकलेगा, नहीं पढ़ूंगा तो? सपने नहीं देखना है ना, कि ये पढ़ नहीं रहे और हम सपने देख रहे हैं अरे निकल गया मेरा पेपर। नहीं, मेहनत करना है ना। किस्मत की आजमाइश नहीं करनी है, किस्मत में होगा तो निकल जाएगा, किस्मत में नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। मेहनत करो, कैसे नहीं निकलेगा? डेफिनेटली निकलेगा। ठीक, फिर क्या है? डेवलप क्रिएटिविटी, सेल्फ लर्निंग, इंडिपेंडेंट माइंडसेट। इंडिपेंडेंट माइंडसेट, नहीं मुझे सब समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। इंडिपेंडेंट माइंडसेट बनाओ, अपना सोचो ना, दूसरे का थोपा हुआ क्यों सोचते हो? अरे क्या तू किसके चक्कर में पड़ा है? ये सीजी टेट के चक्कर में पड़ा है, इतना मुश्किल पेपर आता है, ये आता है वो आता है, इतने कम दिन बच्चे हैं, तेरा निकलेगा नहीं निकलेगा। क्यों दूसरे की सोच को धारण किए हो? अपना सोचो ना, अपना सोचो। सेल्फ लर्निंग, अपना पढ़ो और क्रिएटिव बनो, कुछ ना कुछ रचनात्मक होना चाहिए। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, अच्छा मैंने आज ना रेमेडियल टीचिंग को पढ़ा है, कितने क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर, सॉल्व कर लिए हैं, हो गया रचनात्मक कार्य। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है कि कहीं पे कुछ और अलग से कहीं पे आपको कहीं पे साज सज्जा करनी है, वहां पे नहीं, सॉल्व हो गया। आज हमने पढ़ लिया ना, कल हमने टीएलएम पढ़ा, हाँ हमने पढ़ लिया, कितने क्वेश्चन बने उससे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, सॉल्व करो, बन गया हमारा क्वेश्चन पेपर, सॉल्व हो गया, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है। ठीक, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, कुछ ना कुछ हमें क्रिटिकल थिंकिंग, कुछ भी चीज ऐसी नहीं मान लेना है, कोई कुछ बोल के चला गया बस हो गया, उसका पॉजिटिव भी देखो, उसका नेगेटिव भी देखो, उसका पॉजिटिव भी देखना है, उसका नेगेटिव भी देखना है, उसके बाद में कंक्लूजन निकालना है आपको, है ना। इंटरनेट बहुत अच्छा। इंटरनेट में आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसकी अच्छी चीजें लेना चाहते हो कि बुरी चीजें लेना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्या करना है। समझ में आया? डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। कौन क्या किसको वोट देना है? आप जानो किसको वोट देना है, अपने आप खुद विचार करो, कौन सी पार्टी को सत्ता में लाना है, कौन सी पार्टी को नहीं लाना है। क्रिटिकल थिंकिंग, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, ओवर। समझ में आ? किसी ने कहा तो नहीं, आपने क्या जाना, आपने क्या समझा, आपने क्या देखा। क्रिटिकल थिंकिंग, समझ में आया? ये है उद्देश्य किसका? रेमेडियल टीचिंग का। आई होप आप जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को, आप लोगों को इसका उद्देश्य समझ में आ गया रेमेडियल टीचिंग का। कनेक्ट टू योर लाइफ, अपने आप से जोड़ो, सब समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि चीजें समझ में नहीं आएंगी। समझ में आया कि नहीं? ठीक, आगे बढ़े हम लोग। किया क्या जाए रेमेडियल टीचिंग के लिए, कैसे करें रेमेडियल टीचिंग, करवाएं कैसे उपचारात्मक शिक्षण करवाएं। तो करवाने के लिए करना क्या है? उद्देश्य, हमें रीजन पता चल गया क्यों उनको देना है, कारण क्या है रेमेडियल टीचिंग का, उद्देश्य क्या होना चाहिए रेमेडियल टीचिंग का। नाउ वी कम टू दिस, व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज और व्हाट आर द एक्टिविटीज टू बी इन्वॉल्व्ड इन रेमेडियल टीचिंग। कैसे करवाया जाए ये रेमेडियल टीचिंग, कैसे करवाएंगे? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। अच्छा आपको समझ में नहीं आया, बताओ ना क्या चीज समझ में नहीं आया, हम बताएंगे। मुझे ना ये जो सॉल्व कर रहे हैं ना 2+2+3+5+8+9, ये मुझे समझ में नहीं आया। मुझे यहाँ तक समझ में आया 2+2 4 होता है, फिर 4+3 7 होता है, फिर कैसे यहाँ पे एक साथ आंसर लिख दे समझ में नहीं आ रहा है।
अरे इतना समझ में नहीं आया, अच्छा 7 तक आया ना, हाँ बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी समझ में आएगा। अब हम ऐसा करते हैं 7 में 5 ऐड कर देंगे तो फिर लिखेंगे, फिर उसके बाद ना अब हम 8 ऐड कर देते हैं, अब हम ना 9 ऐड कर देते तो बन जाएगा। एक साथ नहीं करे कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके करेंगे। फिर उसके बाद आपको ये समझना है रेमेडियल टीचिंग करवाई कैसी जाती, इंडिविजुअल, अलग अलग, अलग अलग इन व्हाट सेंस कि बच्चा झिझक रहा है कि अरे मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं पूछूंगा क्लास में, पूरे क्लासमेट क्या सोचेंगे, मेरे को इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, जो सोचता है सोचने दो। आप टीचर हो ना, बिल्कुल तुमको नहीं समझ में आया, ठीक है, खड़े हो, पूछो, पूछा, बच्चे ने पूछा, तो आपका फर्ज क्या है एज अ टीचर, आपका फर्ज क्या है, बिल्कुल उसको उसकी समस्या का समाधान आपको देना है, करना है। ये इतनी छोटी सी बात तुमको समझ नहीं है, बैठ जाओ चुपचाप, ये नहीं बोलना है ना, बैठ जाओ चुपचाप नहीं, उसको समझ में नहीं आया कि ये बहुत ही आसान मैंने तो केवल एक एग्जांपल बताया कि कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, बच्चे को नहीं समझ में, आपको ये नहीं बोलना है बैठ जाओ चुपचाप से अपने से कर लेना। आपको क्या करना है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम उनको प्रदान करना है, यानी कि उसको अलग से आपको जाकर के बताना है, ये चीज नहीं है, देखो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ये होता है रेमेडियल टीचिंग का तरीका। फिर यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स मतलब कि आप वहां पे क्या कर रहे हो, आप GIF का यूज कर लो, ठीक, आप वहां पे प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे हो, आप वहां पे क्या बोलते हैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, जैसे कि हम क्या करते हैं रनिंग वीडियोस दिखा रहे हैं बच्चों को, सुनवा रहे हैं बच्चों को, देखो ये चीज़ ना यहाँ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे, तो रेमेडियल टीचिंग है। पहले समझ में नहीं आया था, हमने ना वीडियो देखा समझ में आ गया, हम ना बुक से पढ़े जा रहे थे, समझ में नहीं आया, जैसे हमने ना ये लेक्चर को सुना और देखा हमें समझ में आ गया चीज़ें, तो ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, फिर क्या, एनकरेज फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द क्लास, ये नहीं ठीक है, नहीं बन रहा, बैठे हैं लेजी से, नहीं, एक्टिव, पूछो, तुरंत क्वेश्चन करो, मैंने ये बताया, बताओ इसका आंसर क्या होगा, एक्टिविटी होनी चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन सब बच्चों का आपको करवाना है, तब जाकर तो आप रेमेडियल टीचिंग करवा रहे हो, अदरवाइज तो ठीक है सब चल रहा है, ठीक है, समझ में आप आगे, आप अपने फ्लो में आगे बढ़ रहे हो, बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है उससे फिर आपको मैटर नहीं कर रहा है ना। रेमेडियल टीचिंग उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि आपको ऐसे बच्चों पे ध्यान देना जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जो कि लैकिंग कर रहा है, सब बाकी बच्चों की अपेक्षा उसको चीजें समझ में नहीं आ रही, तो आपकी उसकी समस्या का आपको समाधान करना है। तो समस्या का समाधान कैसे करोगे, जब सभी बच्चों को बोलोगे कि आपका पार्टिसिपेशन मुझे दिखना चाहिए, आप सभी का पार्टिसिपेशन मुझे दिखना चाहिए क्लास में, ठीक है, समझ में आ। फिर क्या, ड्रिल एंड प्रैक्टिस टेक्निक, आप कुछ चीज पढ़ाओ, प्रैक्टिस करवाओ उनको, पढ़ाओ प्रैक्टिस करवाओ, जैसे हमने इतने सेशन किए, सब में हमने MCQ रखा, क्यों रखा कि आखिर इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, प्रैक्टिस करो, जान जाओगे। फिर इंटरैक्ट विद पेरेंट्स, कुछ चीज किसी बच्चे के साथ समस्या है, इसको हम ना इस तरीके से पढ़ाते हैं, फिर भी इसको समझ में नहीं आया, माता पिता से बात कर लीजिए, माता पिता से बात करिए कि कुछ ना अपने को निदान करना पड़ेगा इसका, इसकी समस्या ना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्लास में अटेंटिव नहीं है बच्चा, फिर उसके बाद उसको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, होमवर्क दिया जाता है करके नहीं आता है, तो पेरेंट्स से बता दो आप, ठीक। फिर क्या, टीचर शुड बी एम्फेटिक एंड परफॉर्म फ्रेंडली बिहेवियर, यानी कि आपको ना वहाँ पे ऐसे नहीं होना है, आपको फ्रेंडली बिहेवियर आपका होना चाहिए, उसके साथ सहानुभूति आपको होनी चाहिए कि ठीक है, मतलब क्या चीज़ तुमको नहीं समझ में आया, क्या दिक्कत है बताओ, और आपको एकदम जैसे कि मित्र की तरह व्यवहार करना है, फ्रेंडली बिहेवियर आपका होना चाहिए, ठीक है। यानी कि बच्चे के मन में झिझक ना रहे आपसे बात करने में कि कैसे पूछूं कैसे नहीं पूछूं, डांट पड़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आओ पूछो क्या दिक्कत है बताओ, ठीक। फिर क्या, रिवॉर्ड स्कीम, यानी कि ये क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं, इसमें जो भी करेक्ट आंसर देगा उसको एक गिफ्ट है, उसको एक गिफ्ट है हमारी तरफ से, हो गया रिवॉर्ड स्कीम। सब बच्चे एकदम मिलकर के पार्टिसिपेट करेंगे पूरी क्लास में, ठीक है, समझ में आ, ये होता है तरीका रेमेडियल टीचिंग का, क्लियर है, समझ में आ। फिर उसके बाद में अब हम आ जाते क्वेश्चन पे, मुझे लगता है समझ में आ गया है। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, तो चलो करेंगे हम प्रैक्टिस, ये चीजें आपको समझ में आई हैं या नहीं। अब ये बताओ, रेमेडियल टीचिंग इन्वॉल्व्स व्हाट, उपचारात्मक शिक्षण में क्या क्या सम्मिलित है, टीचिंग एंड टेस्टिंग, पढ़ाओ और
टेस्ट करो, टेस्टिंग कंटिन्यूअसली, बार बार टेस्ट, लगातार टेस्ट करते रह जाओगे क्या। फिर टीचिंग, टेस्टिंग, रीटीचिंग, पढ़ाओ, टेस्ट करो, दोबारा पढ़ाओ। फिर टीचिंग डिफिकल्ट टॉपिक, एकदम कठिन टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो, तो बताओ उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत क्या आता है। तो उपचारात्मक शिक्षण की परिभाषा ही हमने देखी, हमने डेफिनेशन देखा। रेमीडियल टीचिंग क्या होती है, उन बच्चों की सहायता के लिए होती है जो बाकी बच्चों से पीछे हैं। बाकी बच्चों से पीछे आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला कि वो बाकी बच्चों से पीछे? पहले आपने पढ़ाया, फिर आपने टेस्ट लिया, समझ में आया? ठीक, ये आप किससे बोल रहे हो, समझ में आया? अपने विद्यार्थियों से बोल रहे हो। आपने पहले पढ़ाया, फिर आपने देखा, क्या समझ में आया सभी विद्यार्थियों को? किसी को नहीं समझ में आया, किसी के नंबर सही नहीं आए, क्यों नहीं आए? दोबारा पढ़ाइए। ये होता है रेमीडियल टीचिंग, यही हमने डेफिनेशन में देखा ना। आपको कैसे पता चला कि वो बच्चा बाकी बच्चों से पीछे है? जब आपने पढ़ाया, टेस्ट लिया, उसके बाद ही तो आपको पता चला। रेमीडियल टीचिंग में क्या कर रहे हो आप? उसी की मदद कर रहे हो। क्लियर है आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े हम लोग। फिर उसके बाद में क्या है, इफ अ स्टूडेंट डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश, द टीचर शुड, यदि बच्चा इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए? कॉल हिज और हर पेरेंट्स, क्या उसको उसके माता पिता को बुलाना चाहिए? कन्विंस हिम और हर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द लर्निंग इंग्लिश, उसको मना लो कि देखो पढ़ोगे नहीं ना इंटरव्यू में फिर सही नहीं रहेगा, क्योंकि आज के डेट में ना इंटरव्यू में इंग्लिश ही बोलना पड़ता है। क्या करोगे फिर? इंग्लिश के महत्व को समझो, पढ़ लो। ठीक, आप उसको कन्विंस कर रहे हो। फिर डू एक्शन रिसर्च टू नो हिज और हर प्रॉब्लम, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा इंग्लिश पढ़ने में, आप क्या कर रहे हो? आप रिसर्च कर रहे हो, कार्यात्मक शोध कर रहे हो। क्या कर रहे हो? उसकी परेशानियों को जानने की कोशिश कर रहे हो, कार्यात्मक शोध कर रहे हो आप। ठीक, फिर आस्क हिम और हर टू फोकस मोर और अदर सब्जेक्ट्स विच इंटरेस्ट हिम और हर, आप बोल दो ऐसा करो, छोड़ो इंग्लिश, बाकी विषय पे ध्यान दो। क्या करोगे आप बताओ? आप शिक्षक हो, आप क्या करोगे यदि बच्चे को इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा? आपका क्या आंसर आना चाहिए? पॉज करो, सोचो, क्या बोलोगे आप? उसके मम्मी पापा को बुलाओगे? नहीं। उसको मना लोगे, पढ़ लो बेटा इंग्लिश बहुत जरूरी है? नहीं। फिर क्या करोगे? आप उसकी समस्या को जानने की कोशिश, क्यों उसको इंटरेस्ट नहीं लग रहा, क्यों उसको इंटरेस्ट नहीं लग रहा? आप डू एक्शन रिसर्च करो ना, काम करो, देखो क्यों सब बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। रेमीडियल टीचिंग में यही तो हमने जाना ना, बच्चे की दिक्कत क्या है, क्या उसको चीजें याद नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रही है, आत्मविश्वास की कमी है, क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है? हो गया, जब ये पता चल गया आपको, फिर हो गया, आंसर तो मिल गया आपको। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए हम। रेमीडियल टीचिंग इज फॉर, उपचारात्मक शिक्षण किस लिए होता है? इंप्रूविंग द इमेज ऑफ द स्कूल, यानी कि स्कूल की इमेज को इम्प्रूव करने के लिए, या द लर्नर टू लर्न बेटर, कि बच्चों को और अच्छा, यानी कि पाठकों को और अच्छे से पढ़ने के लिए, या द लर्नर टू लर्न बेटर एंड द टीचर टू इम्प्रूव हिज और हर टीचिंग, जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ सकें और टीचर अपनी टीचिंग को और अच्छा सुधार सकें। द टीचर टू टीच बेटर, शिक्षक और अच्छा पढ़ा सके। बताइए रेमीडियल टीचिंग क्यों होती है? रेमीडियल टीचिंग क्यों होती है? तो रेमीडियल टीचिंग में हमने परिभाषा, डेफिनेशन क्या देखा कि बच्चे की मदद करनी है जो बच्चे बाकी की अपेक्षा क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं, पीछे रह गए, उनकी मदद करनी है। उनकी मदद करने के लिए क्या किया जाता है कि टीचिंग, फिर टेस्टिंग और रीटीचिंग, पढ़ा दो, टेस्ट कर लो, दोबारा पढ़ाओ। तो उससे होगा क्या? बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बच्चे में आत्मविश्वास आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे दोबारा पढ़ाया जा रहा है, हाँ बिल्कुल मुझे ना अब समझ में आ रहा है, पहले समझ में नहीं आ रहा था। यानी कि रेमीडियल टीचिंग क्यों है? द लर्नर टू लर्न बेटर, और पाठक क्या कर सके और अच्छा पढ़ सके, लर्नर्स और अच्छा पढ़ सके और अच्छा बन सके। टीचर क्या कर रहे हैं? अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं इसके माध्यम से। टीचर्स क्या कर रहे हैं? अपनी टीचिंग को, क्यों? क्योंकि वो पहले से पढ़ा चुके हैं, अब क्या कर रहे हैं? वो रीटीचिंग कर रहे हैं, दोबारा पढ़ा रहे हैं। समझ में आया? ये चीजें क्लियर है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा?
ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। टीचर्स कैन रीमीडिएट फॉर द स्टूडेंट्स विथ लैंग्वेज डिफिकल्टी बाय, टीचर कैसे मध्यस्थता स्थापित कर सकते हैं? Focusing on individual progress with individualized instruction, providing notes that are summarized and simplified, initially giving information as reading only, conduct extra classes for the student to catch up with others. टीचर्स कैन रीमीडिएट फॉर द स्टूडेंट विथ लैंग्वेज डिफिकल्टी, जिस किसी को भी भाषा संबंधी समस्या है तो उसमें शिक्षक किस तरीके से उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करेंगे, किस तरीके से करेंगे? पॉज कीजिए और सोचिए किस तरीके से कर सकेंगे शिक्षक वहां पे उपचारात्मक शिक्षण प्रदान। तो फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल प्रोग्रेस ना, वहां पे हमने देखा कैसे किया जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया मैंने आप लोगों को? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम देना है, आईईपी। एक एक बच्चे की समस्या आपको समझनी है। क्यों? क्योंकि एक एक बच्चा यानी कि सब बच्चे का विकास होना चाहिए। ये नहीं कि ठीक है छोड़ो हटाओ, एक बच्चे को नहीं समझ में आया क्या करना है, बाकियों को तो समझ में आ गया। नहीं, सबको समझ में आना है, आपको इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन देना है। तो ढूंढ लो, जान तो गए हो, स्ट्रेटेजी तो पढ़े हो, तो इंडिविजुअलाइज्ड कहाँ लिखा है? फर्स्ट में लिखा है। तो अब आंसर क्या बनेगा? यानी कि आपने जो चीजें मैंने आपको बढ़ाई है ना, यदि आपने उतनी चीजें यदि अच्छे से कर ली ना, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन बस वहीं से है, क्वेश्चन वहीं से बस आपको समझना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? रेमेडियल टीचिंग एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स, remedial teaching as a part of formative assessment means diagnosing and addressing gaps in the learning, teaching beyond the textbooks, extra coaching by parents, teaching for gifted child. Remedial teaching क्या है? as a part of formative assessment, आप मूल्यांकन कर रहे हैं formative assessment का, वो क्या है? आखिर इसका अर्थ क्या होता है remedial teaching का? diagnosing and addressing gaps in the learning, यानी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? डायग्नोस मतलब कि उपचार करना होता है, और एड्रेसिंग मतलब कि जहाँ कहीं भी पढ़ने में यदि दिक्कत आ रही है तो आप पहले जाने और उसी को गैप को फिल कर रहे हो। एग्जैक्टली हमें तो आंसर मिल गया, बाकी ऑप्शन में जाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल जाना पड़ेगा, देखेंगे हम। टीचिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, उपचारात्मक शिक्षण में क्या बुक के अलावा कुछ पढ़ाया जा रहा है? नहीं, समस्या कहाँ पे उसको पढ़ाया जा रहा है, समस्या कहाँ पे है। ठीक, तो ऐसा नहीं कि बुक के आउट ऑफ द सिलेबस कुछ पढ़ा देंगे, आउट ऑफ द बुक कुछ पढ़ा रहे, नहीं, दिक्कत जो है वहां पे मदद की जा रही है। फिर एक्स्ट्रा कोचिंग बाय द पेरेंट्स, रेमेडियल टीचिंग में एक्स्ट्रा कोचिंग यानी कि अरे स्कूल में मेरे बच्चे को समझ में नहीं आता है, स्कूल के टीचर्स पढ़ा नहीं पाते, ट्यूशन भेजेंगे, ट्यूशन में मेरे बच्चे को समझ में आएगा, कोचिंग भेजना है एकदम। तो ऐसा तो नहीं है, इसके अंदर है क्या? नहीं है। फिर उसके बाद टीचिंग फॉर गिफ्टेड चाइल्ड, यानी कि हम ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो कि गिफ्टेड है। गिफ्टेड मतलब बहुत ही ज्यादा होशियार होते हैं। ठीक है, गिफ्टेड चाइल्ड है। गिफ्टेड चाइल्ड मतलब कि एक बार बताओ तुरंत समझ में आ गया। तो उपचार मतलब कि जिसको समस्या, परेशानी, तकलीफ है उसको पढ़ाना है ना, तो गिफ्टेड चाइल्ड तो उनको तो खुद ही आता है, उनको क्या मदद कर रहे हो? उनको तो वैसे पर भी समझ में आ जाएगा, आप एक बार बोलोगे उनको वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब बाकी ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट करके भी आंसर में पहुंच सकते हो। अदरवाइज रेमेडियल टीचिंग का मैंने आपको बताया कि टीचर कैसे कि बाकियों की अपेक्षा यदि बच्चा सही नहीं है तो मदद करना है उसकी, यानी कि डायग्नोजिंग यानी कि उपचार करना, और एड्रेसिंग गैप्स इन द लर्निंग, पढ़ने में क्या समस्या उसको क्या करना है? फिल करना है। ठीक है, बताओ क्या दिक्कत है, हम बताते हैं, समझाते हैं, हो गया। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल इज टू स्ट्रेंथन द रूट लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द लर्नर्स, encourage creative use of language among the learners, improve the fluency of the learners, improve the accuracy of the learners. Mechanical drill, the aim of the mechanical drill is to drill and practice, मैंने आपको बताया ना, drill and practice, पढ़ाओ और प्रैक्टिस करवाओ आप। ठीक है, drill and practice, drill मतलब होता है कि छेद करना, और प्रैक्टिस मतलब कि बच्चे के दिमाग में बिल्कुल घुस जाना है अपने को, है ना, बच्चे के दिमाग में घुस जाना। बच्चे के दिमाग में घुसना मतलब क्या? अच्छे से उसको पढ़ाना है, प्रैक्टिस करवाना है, तभी चीजें उसको समझ में आए। प्रैक्टिस नहीं करेगा, अब आप केवल पढ़ाए जा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहा है बच्चा, तो उसको समझ में नहीं आएगा, है ना। प्रैक्टिस करेगा तो प्रैक्टिस करके सीखेगा। ठीक है, इंग्लिश बोलना है, हाँ बोलना है, सीखना है, हाँ सीखना है, बोलना स्टार्ट कर दो।
नहीं बनता, नहीं आता, गलत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बोलो, गलत हो रहा है होने दो, बोलो, लेकिन बस हो गया प्रैक्टिस, ठीक है। तो द एम ऑफ द लक्ष्य क्या होना चाहिए मैकेनिकल ड्रिल का, तो मैकेनिकल ड्रिल का बताओ क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथन द रोड लर्निंग। ऐसा करो समझ में नहीं आया, रट्टा मार लो, क्या दिक्कत है, रट लो ना, तो ये बोला जाएगा। शिक्षक हो आप और शिक्षक हो तो आप बच्चे को ये बोलोगे कि रट लो, कुछ नहीं होता, समझने से क्या लेना देना, रट लो इसको, ऐसा बोलोगे क्या, नहीं। एनकरेज क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज अमंग द लर्नर्स, आपको क्या करना है, रचनात्मकता, रचनात्मक बनना है, बच्चों को भी रचनात्मक बनाना है। तो भाषा रचनात्मक है, इसके लिए आपको क्या करना है, बच्चों को और ज्यादा उत्साहित करना, एनकरेज करना है, और यही उसके लक्ष्य है। बच्चा कैसे प्रैक्टिस करेगा, इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, बोलो, बच्चों को बोलो, इंग्लिश बहुत ही आसान भाषा है, बहुत ही जो पढ़ रहे हो बहुत आसान है, मेरे से ही होगा, किससे होगा, मुझसे ही तो होना है, और किससे होना है, मुझसे सब बनेगा। जब ये चीजें आप बच्चों में डाल दोगे ना तो बच्चा ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस करेगा, पढ़ेगा, ठीक। तो आंसर क्या है, एनकरेज क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज अमंग द लर्नर्स, अमंग द लर्नर्स हो गया। इंप्रूव द फ्लुएंसी ऑफ द लर्नर्स, फ्लुएंसी बढ़ा के क्या करना है, उपचार कर रहे हो ना आप लोग, ठीक है। इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द लर्न, नहीं तुमसे ना बिल्कुल सही सही बनना चाहिए, सही सही तो तब बनेगा ना जब बच्चे में इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, वो आत्मविश्वास की कमी हो रही थी, उसको याद नहीं हो रहा है, उसको चीजें समझ में नहीं आ रही, तो आप क्या करो, आप उसको उसके महत्व को आप क्या करोगे, क्रिएटिव करो, कुछ रचनात्मक, कि ये जो लैंग्वेज है, एनकरेज क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज अमंग द लर्नर्स। क्रिएटिव यूज क्या होता है कि देखो ये हमने पढ़ा ना, ये हमने पढ़ा, अब इसको ना प्रैक्टिस कर लो, समझ में आ गया। हाँ हमने ना पहले ये समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने क्वेश्चन लगाया ना ये चीजें समझ में आ गई है, हो गया, बस आपका काम यही है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं। इन द प्रेजेंट एरा इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज फेसिंग ओवर एम्फेसिस ऑन ग्रामर, लैक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी, टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशन, ऑल ऑफ द अबव। आज के युग में ये जो इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश भाषा को पढ़ाने में दिक्कत क्यों आ रही है, क्यों आ रही है, क्या इसलिए आ रही है कि ओवर एम्फेसिस किया गया है इस पे। ओवर एम्फेसिस मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज फेसिंग व्हाट, क्या चीज फेस कर रहा है, इन द प्रेजेंट एरा इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज फेसिंग, क्या ये जो भाषा, इंग्लिश भाषा जो पढ़ाया जा रहा है वो क्या क्या चीजों को फेस कर रहा है, क्या तो ओवर एम्फेसिस ऑन ग्रामर, यानी कि बहुत व्याकरण बोला जाता है कि नहीं शिक्षकों के द्वारा, ग्रामर तो तुमको रटा हुआ होना चाहिए, ग्रामर के रूल पूरा पढ़ डालो, बिल्कुल बोला जाता है, क्या करें, बोला तो जाता ही है। लैक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी, इंग्लिश के लिए कोई लेबोरेटरी हो, ऐसा सुने हो क्या कि यहाँ ये जो है ना ये प्रयोगशाला है, इंग्लिश की प्रयोगशाला है, ये है क्या, नहीं है, ये तो नहीं होता है। टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशन, कैसे पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश को, कि ट्रांसलेट कर करके, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ये सभी चीजों को फेस कर रहा है, यानी कि ग्रामर पर बहुत बल दिया जा रहा है, कोई प्रयोगशालाएं नहीं है, और हमेशा इसको क्या किया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशन, यानी कि पढ़ा रहे, कैसे करके पढ़ा रहे, बदल करके। क्यों बदल करके पढ़ा रहे हैं, हिंदी में क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे का अपना एक, बच्चे को क्या समझ में आ रहा है, बच्चे से यदि हम इंग्लिश में बात करेंगे बच्चे को समझ में नहीं आया, तो क्या करें, बच्चे को हिंदी में बताओ, जब हिंदी में बताएंगे तो बच्चा समझ पाएगा, इंग्लिश को भी हिंदी में बताओ तो बच्चे को समझ में आएगा। तो ये सभी चीज़ें इंग्लिश पढ़ाने में ये सभी चीज़ें जो है फेस की जा रही हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ द अबव। क्या है करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, error correction does not require to attend the errors in a sensitive, to embrace the learner through correction, to develop a task wherein students can use language frame to provide good model of an expanded grammatical utterance. एरर करेक्शन डज नॉट रिक्वायर, जब हम कहीं पे भी बोलते हैं ना गलती ढूंढो, तो गलती ढूंढो में क्या चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्या चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, टू अटेंड errors in a sensitive manner, अब देखो गलती ढूंढो तो गलती डज नॉट रिक्वायर, ये तो रिक्वायर है, सेंसिटिव केस सेंसिटिव है कि नहीं, टू अटेंड एरर्स इन अ सेंसिटिव मैनर,
आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। गलती ढूंढोगे तो गलती ढूंढने के लिए ध्यान दोगे कि नहीं? बिल्कुल दोगे। ठीक, फिर उसके बाद टू एम्ब्रेस द लर्नर थ्रू करेक्शन, एक बार होल्ड में रखते हैं। ठीक है, टू डेवलप अ टास्क वेयर एन स्टूडेंट कैन यूज लैंग्वेज फ्रेम। एरर करेक्शन में क्या चाहिए? करेक्शन होगा, कनेक्शन नहीं है ना, कनेक्शन गलती से लिखा, एरर करेक्शन है ये। एरर करेक्शन यानी कि गलती ढूंढो है ये। टू डेवलप अ टास्क वेयर एन स्टूडेंट कैन यूज लैंग्वेज फ्रेम, आपको एक टास्क देना है जहाँ पे कैसी गलतियां ढूंढ पाएगा। गलतियां तो तब ढूंढ पाएगा ना जब आप लैंग्वेज दे दोगे। लैंग्वेज तो दो और फिर बोलो ना इसमें गलती ढूंढो, कुछ तो दो, लैंग्वेज फ्रेम दो, उसको काम दे दो, तभी तो बोलो ना कि गलती ढूंढना है। बिल्कुल, तो ये तो करना पड़ेगा, सेंसिटिव मैनर भी करना पड़ेगा। टू प्रोवाइड गुड मॉडल ऑफ एन एक्सपेंडेड ग्रामेटिकल अटरेंस, आपको एक अच्छा खासा एक कि देखो ये ग्रामर होता है और यहाँ पे ये चीज यहाँ पे यूज हुआ है, इज यहाँ पे यूज हुआ है, देखो वर्ब प्लस आईएनजी यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे हैज हैव यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक आइडिया यानी कि एक्सपैंडेड मॉडल ऑफ एन एक्सपैंडेड ग्रामेटिकल अटरेंस। ग्रामेटिकल एरर होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। यहाँ पे हैज आना था, यहाँ पे हैड लगा है, एरर है। ठीक है, तो ये भी आपका, ये सभी चीजें एरर करेक्शन में रिक्वायर होती हैं। तो फिर क्या चीज रिक्वायर नहीं है? जो चीज हमने होल्ड में रखी है। टू एम्ब्रेस द लर्नर थ्रू करेक्शन, टू एम्ब्रेस नहीं, टू एम्बैरस द लर्नर थ्रू करेक्शन। अब गलती ढूंढने में यदि हम बात करें, एरर करेक्शन डज नॉट रिक्वायर, एरर करेक्शन में क्या चीज की आवश्यकता? यदि किसी की गलतियां ढूंढ रहे हो या फिर बता रहे हो तो वहां पे सबके सामने पहले आप उसे लज्जित कर दो और उसके बाद में उसकी गलतियों को बताओ कि नहीं तुम ना यहाँ पे गलत हो। तो लज्जित किया जाए क्या किसी को? गलती आप ढूंढ रहे हो किसी की तो वहां पे पहले लज्जित कर दोगे और उसके बाद में आप उसको करेक्ट करोगे? नहीं। समझ में आ रहा हो? आप क्या पेपर दे रहे हो? शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हो ना, यानी कि शिक्षक बनना है ना। तो क्या बच्चों की पहले इंसल्ट कर दोगे और उसके बाद में उसको सही करोगे क्या? नहीं। टू एम्बैरस द लर्नर थ्रू करेक्शन, नो। तो डज नॉट रिक्वायर व्हाट? डज नॉट रिक्वायर दिस। किसी की इंसल्ट नहीं करनी है आपको कि तुमको समझ में नहीं आ रहा, इतनी छोटी चीज तुमको समझ में नहीं आया, चुपचाप बैठ जाओ, चलो। ये नहीं करना है। क्या नहीं आया समझ में मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। क्या नहीं आया बताओ मुझे। ठीक है, ये होना चाहिए। ये रेमेडियल टीचिंग का ही पार्ट है, बस आपको समझना था कि आखिर दिया क्या। रेमेडियल टीचिंग में किसी को एम्बैरस किया जाता है क्या? नहीं किया जाता, उसकी मदद की जाती। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम आता है उसमें, यानी कि एक एक करके आपको क्या, एक एक बच्चे को आपको समझाना है। ठीक, फिर उसके बाद में क्या? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम विद इंटेंसिव सपोर्ट टू हेल्प स्टूडेंट टू कंसोलिडेट देयर बेसिक नॉलेज इज रेफर्ड टू एज एडवांस्ड स्टडी प्रोग्राम, इंट्रोडक्टरी कोर्सेस, रेमीडियल कोचिंग, रिवीजन सेशन। ये तो बिल्कुल बता पाओगे। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम जहाँ कहीं भी देखोगे, आईईपी देखोगे। अच्छा, आईईपी ना हमने पढ़ा था, किस में पढ़ा था? हमने ना रेमीडियल टीचिंग में पढ़ा था। ढूंढ लो रेमीडियल कहाँ लिखा है। बिल्कुल ढूंढ लिए, हाँ ढूंढ लिए। कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे तो कोचिंग लिखा है। अब ये बताओ कोचिंग टीचिंग में अंतर है? नहीं 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 है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आप सभी को समझ में आया हो और आपसे बना हो। ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास को हम एंड करेंगे। सेशन यदि आपको अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एटलीस्ट शेयर ज़रूर कीजिए। इट्स अ रिक्वेस्ट। आप लोगों से मेरी एक विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। ठीक है, साथ में आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकेंगे और हमारा एक ये मोटिव है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स का लाभ ले सकें जो कि आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। और यदि आपको इसकी पीडीएफ्स चाहिए, यदि आपको मोबाइल ऐप में आकर के पढ़ाई करनी है तो आप बिल्कुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर
इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप पीडीएफ्स भी आप ले सकते हैं यदि आपको पीडीएफ्स चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम अब आपका थोड़ा समय ही बचा है। यदि आपको पीडीएफ्स चाहिए तो आप पीडीएफ्स भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में मैं आज की क्लास को एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।